प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। भारतीय कला की इस यात्रा में हम निरंतर जुड़े हुए हैं और प्रत्येक नए ई व्याख्यान में मैं पाठ्यक्रम से जुड़े हुए प्रत्येक नए विषय के साथ में आपसे बात करता हूं और प्रत्येक ई व्याख्यान में मैं कोशिश करता हूं अपना महत्वपूर्ण आपको सामग्री देने के लिए, जिसके अंतर्गत ई व्याख्यान में चित्रों के माध्यम से मैं हर विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आपको मैं चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। तो निश्चित रूप से कोरोना के इस समय में आप इन ई व्याख्यानों से जुड़े हैं, यूट्यूब इसे मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इससे पहले के 2-3 जो ई व्याख्यान रहे हैं उसमें मैंने आधुनिक भारतीय कला की नींव किस प्रकार हुई उसको रेखांकित करने का प्रयास किया है। और हमने ये जो यात्रा थी वो प्रागैतिहासिक मानव से शुरू की थी। उसकी चित्रकला के उसकी कलात्मक गतिविधियों को केंद्रित करते हुए हमने बात की थी। उसके द्वारा चित्रित चित्रों को बताने की बात की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, उस यात्रा में हमने आगे बढ़ते हुए राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी विभिन्न प्रकार की चित्र शैलियों को हमने पढ़ा। उनकी विशेषताओं के बारे में चित्रों के माध्यम से हमने पढ़ा। तो इससे पहले के पहले के व्याख्यान में हमने अवनींद्रनाथ के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में समझा कि किस प्रकार से विदेशी कलाकारों, विदेशी कला मर्मज्ञों ने अपनी भारतीय कला के मर्म को समझा, विशेषताओं को समझा और उनको आत्मसात किया और उनको प्राचार्य, प्रधानाचार्य के पद पे रहते हुए उनको प्रचार प्रसार किया। तो ये हमने आपको ये बात करी। तो आज हमारा आधुनिक भारतीय कलाकारों के इस नए ही लेक्चर में हम बात कर रहे हैं। तो 20वीं सदी में भारतीय कला जो है वो तीव्र गति से विकास होती हुई नई कला धारा को बढ़ा रही है और इस विकास के कई कारण रहे हैं, जिसमें कलाकारों के स्वच्छंद विचार, माध्यमों की विविधता आ गई, आश्रयदाता जो थे उनसे हमें थोड़ी सी मुक्ति मिली और पूर्व कला का इतिहास का प्रचार प्रसार आदि मुख्य कारण रहे। कला एवं कलाकार सीमित दायरों से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने लगे। इसी कला यात्रा में कई कलाकारों ने अपना योगदान दिया, जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में विवेचन इस प्रकार है। हमारा आज का जो कलाकार है वो है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, जिनको टैगोर भी कहते हैं। गगनेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म जो है वो 17 सितंबर 1867 को हुआ, जैसे कि हमें पता है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के चचेरे भाई थे और इन्होंने किसी भी कला महाविद्यालय से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और पूर्व निश्चित धारणाओं के बिना स्वच्छंद चित्रकारी करते थे। अपनी आयु के लगभग 38वें साल में इन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ किया और बचपन से ही इन्हें साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक परिवेश में भरण पोषण का सुअवसर प्राप्त हुआ।
जिससे इन्हें कलात्मक सर्जना की इच्छा जागी और कलात्मक कार्य में संलग्न हुए। दो जापानी चित्रकारों ताइकान एवं हिसंदा से कला की तकनीकी शिक्षा प्राप्त की, जिसका प्रभाव उनके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्य चित्रों पर स्पष्टतया परिलक्षित होता है। गगनेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाए गए चित्रों को कई भागों में हम बांट सकते हैं। पहले भाग के चित्रों के विषय में परियों की कहानियां तथा प्रेम संबंधी विषय हैं। इस संदर्भ में उनका एक चित्र अर्जुन व चित्रंगदा महत्वपूर्ण है। इस रोमांटिक चित्र में प्रेम प्रेमिका पहाड़ पर खड़े हैं और उनके पीछे अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से लाल बादलों एवं हिमच्छादित पर्वतों की पृष्ठभूमि में प्रेमिका का रूपगत सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। इस भाग के दूसरे चित्र में हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र जो काल्पनिक कविता माया कानन से मिलता जुलता है, अंकित किया है। इस चित्र की अग्रभूमि में गहरे नीले जलाशय का रंग है, जिसमें लाल कमल खिले हुए हैं और पीछे फूलों का बगीचा है। चित्र में दो परियां पतले वस्त्र एवं सिर पर मुकुट पहने चित्रित की गई है। दूसरे भाग के चित्रों में श्वेत श्याम रेखा चित्र, छवि चित्र, व्यंग चित्र आदि हम ले सकते हैं, जो उनकी असाधारण परिवर्तनशीलता का परिचायक है। मतलब एक ही टेक्निक्स में एक ही विषय वस्तु को लेकर वो नहीं रहे, उन्होंने अपनी कला शैली में निरंतर परिवर्तन कर किया। तो उनके द्वारा बनाए चित्र तत्कालीन समय की सामाजिक समस्याओं, शिक्षण पद्धतियों एवं राजनीतिक परिदृश्यों का स्मरण कराते हैं। श्वेत श्याम रेखा चित्रों में उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों तथा प्रचलित अतिवादी धारणाओं पर कटाक्ष किया है। इसमें इन्होंने छाया प्रकाश, यथार्थ एवं काल्पनिकता का समावेश किया है। तीसरे भाग के चित्रों में उन्होंने प्रकृति से प्रेरणा पाकर चित्रण कार्य किया है। इस विधा में उनके चित्र अत्यंत स्वाभाविक एवं नैसर्गिकता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। रात्रि में दुर्गा का पूजा जुलूस, शिक्षक वर्षा के घर में, शिक्षक वर्षा में घर को नामक चित्र में चारों ओर के वातावरण का सुंदर चित्रण है। रात्रि दृश्यों के चित्रण में इन्होंने कुछ चित्रों में जापानी कलाकारों से भी अधिक कुशलता का परिचय दिया है। आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर में उमड़ती भीड़ आदि चित्रों में झिलमिल छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया है, जो चीनी रोशनी और असंख्य झाड़ फानुसों की शोभा को भी पीछे छोड़ देते हैं। चौथे भाग के चित्रों में अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं, जिनमें रहस्यमयी प्रकाश वातावरण में अपनी आभा को प्रस्तुत करते हैं एवं भारतीय कला में नवीन प्रयोग है। उनके अर्ध अमूर्त चित्रों में स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर आदि कृतियां सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। गहरे व अंधकार पृष्ठभूमि में काले धूसर रंगों का प्रयोग इन चित्रों को और अधिक गूढ़ बना देते हैं, जो सावचेत मानसिकता का द्योतक माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं, जिसमें स्वयं के व्यक्ति चित्र भी शामिल हैं। पांचवें भाग में इनके घनवादी चित्रण को लिया जा सकता है, जो चित्रों में गतित्व का प्रदर्शन करते हैं। चित्रों में आकृतियां भविष्यवादी असंतुलन और गति को दर्शाती है। प्रसिद्ध कला समीक्षक स्टेला क्रेमरिश ने इन चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। उनके अनुसार घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, वरन आंतरिक अनुभव की अशांति व दीप्तिमान भावना के दर्शन होते हैं।
उनके अनुसार पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्ष व्रत व अनुप्रस्थ चित्र बनाए हैं तो खगेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में विकिरणन का मौलिक संकेत दिया है। सन 14 फरवरी 1938 को इस महान चित्रकार का निधन कोलकाता में हुआ था, किंतु गगनेंद्र नाथ ठाकुर की कृतियाँ आज भी हमें और आने वाली पीढ़ी को भारतीय कला की विशालता और सहृदयता का बोध कराने में पर्याप्त क्षमता रखती है। तो ये हमारा आज गगनेंद्र नाथ ठाकुर का यहाँ तक सफ़र था। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम आते हैं नंदलाल बसु। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर जो है उनकी शिष्य परंपराओं में प्रमुख शिष्यों में नंदलाल बसु भी एक थे। बसु जो थे वो कलाकार और विचारक दोनों थे और ये मास्टर मोशाई के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके व्यक्तित्व में कलाकार एवं तपस्वी का अद्भुत सम्मिश्रण था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1883 को और कुछ विद्वान 3 दिसंबर 1882 को मानते हैं और बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पूर्णचंद बसु बिहार के एक इंजीनियर थे। उनकी माँ का नाम सुरुचि क्षेत्रमणि था और बचपन से ही इनको कला में रुचि थी। और मैट्रिक पास करने के बाद में तो पेंटिंग में इन्होंने अपनी रुचि दर्शाई और अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य बन गए। और कम उम्र में ही इन्होंने सती और नौका विहार नामक चित्र बनाया। साथ ही माइकल एंजेलो, राफेल आदि के चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनाई और 1911 में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाई। 1919 में जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान मंदिर में भी इन्होंने अजंता के चित्रों का अंकन किया और 1922 में ये कला भवन के अध्यक्ष बनकर शांति निकेतन चले गए। और 2 वर्ष के बाद में इन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ में चीन की यात्रा की, जिसमें चीनी जापानी कला पद्धतियों का भी हमें इनकी कला में समावेश हुआ। और शांति निकेतन में रहते हुए इन्होंने कई चित्रों की रचना की। कला भवन में रहकर इन्होंने आसपास के गांवों के चित्र बनाए, जैसा कि चित्रों में देखने को मिलता है। संथाल, स्त्री, पुरुष एवं कन्याएं आदि प्रमुख चित्र है ये इनके। और देशी विदेशी, मुगल, प्राचीन, अर्वाचीन, मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा आदि, पहाड़ी आदि चित्रशैलियों का सम्मिश्रित काम किया और इन्होंने अपने जीवन में लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। और आधुनिक कलाकारों के निकट में ही वे अजंता कला के निकट दिखाई देते हैं। तो कुछ चित्रों में इनकी ऐसी निजी विशेषताएं जो अजंता से इनको अलग करती है। और नंदलाल बसु को गहरे रंगों एवं कृत्रिम आकारों दोनों ही कम पसंद करते थे। इनके अनुसार कला तभी जिंदा रह सकती जब वह प्रगतिशील हो और उसमें अजंता या विलायत कहीं से भी चोरी की गई नहीं हो, मौलिक कला हो। कहने का मतलब मौलिक कला होनी चाहिए। इन्होंने टेम्परा, वाश, जल रंग, पेंसिल स्याही, रंगीन पेन, लीलों का ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड, टेम्परा आदि कला माध्यमों में चित्रों की रचना की। प्रसिद्ध कला समीक्षक स्टेला कैम्ब्रिज ने मास्टर मोशाई के चित्रों की रचना कर चर्चा करते हुए कहा कि उनके रेखा चित्र जो है वह कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। प्रमुख चित्रों में 1907 में बना सती का चित्र, 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए 2 चित्र, चिता पर चढ़ती हुई सती और सती का देह त्याग प्रदर्शित किए। और दक्षिण भ्रमण के पश्चात इन्होंने कर्ण का सूर्य पूजन चित्र निर्मित किया। 1910 में पद्मिनी और भीमसिंह, एकलव्य, अल्होदर आदि चित्रों का अंकन किया। 1916 में मीराबाई, बेताल, पंचविंशति तथा सन 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य संग्रह गीत वितान के लिए भी इन्होंने चित्रों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त प्रमुख चित्रों में कृष्ण और अर्जुन, तूफानी रात, वर्षों से दूल्हा, कोणार्क, बनारस का एक दृश्य, शतरंज खेलते कौरव पांडव, महिषासुर मर्दनी, अरहर का पौधा, लकड़बग्गा आदि चित्रों में बसु ने अपनी कला का कुशलता का परिचय दिया। और इनकी शिष्य परंपरा भी बहुत रही
और कई देश के कलाकारों को इन्होंने शिक्षा दी। इनके द्वारा निर्मित कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में भी इनके चित्र देखने को मिल सकते हैं। और हल कृष्ण उत्सव शांति निकेतन की स्मृति में इन्होंने एक विशाल इटालियन भित्ति चित्र बनाया, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। लेखन में भी इन्होंने रुचि बताई। लेखनों में भी इन्होंने लेखन कार्य किया। शिल्प कला, रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा उनकी मुख्य रचनाएं रही। सन 1944 में शिल्प कला ग्रंथ में इन्होंने अपने 10 कला लेखों का समायोजन किया, जिसमें चित्रों के प्रकार, कला के मापदंड, रंग आदि से संबंधित उल्लेख है। और सन 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। और 1952 में विश्व भारती ने शैक्षणिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशी कोत्रम से विभूषित किया। और सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 को हुई। हालांकि बसु की जीवन ज्योति आज इस संसार से लुप्त हो गई है, पर वे भारतीय कला को एक ऐसी ज्योति दे गए जो सदैव भारतीय कला को सुशोभित करती रहेगी। धन्यवाद।